हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का आवश्यक स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा चैप्टर जो है और गद्यांश का अंतिम अध्याय है, उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जितने पिछले क्लास पढ़ाया गया उसे आप लोग अच्छे से अध्ययन किए होंगे और हम लोग आगे अब जानेंगे पानी में चांद, एक गद्यांश का जो अंतिम अध्याय है, पानी में चांद और चांद पर आदमी। ठीक है, उसके जो लेखक है जयशंकर भारती जी, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और उनके जीवन परिचय में जो संक्षिप्त रूप में उनका जीवन परिचय है उसके विषय में हम लोग जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म हुआ था 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 5 फरवरी सन 2005 ईस्वी को। उसके बीच में क्या क्या विसंगतियाँ रहीं, क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं संक्षिप्त रूप में। ठीक है, तो देखिए, कह रहा है कि इनका नाम क्या है भैया, तो इनका नाम है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ है, तो 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में, यानी मेरठ शहर में। ठीक है, अब देखिए, इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय है और इनकी जो बेसिक जो शिक्षा रही वो क्या हुई, क्या है, बीएससी। आजीविका यहाँ इनका क्या है, तो संपादक। अब देखिए, उसके बाद कह रहे कि इनकी लेखन विधा क्या है, तो इनकी लेखन विधा पत्रिका है, पुस्तक है तथा बाल साहित्य है। क्या है भैया, बाल साहित्य है। इतनी बातें समझ में आ रही है ना सभी को। अब देखो आगे, कह रहा है कि इनका निधन जो है 5 फरवरी सन 2005 ईस्वी को हुआ और इनकी भाषाओं में जो सरल एवं सहज भाषा है, ठीक है, और शैली में वर्णात्मक है, चित्रात्मक है, वह भावात्मक शैली है। ये तो अभी तक रहा इनका संक्षिप्त परिचय। इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे जयशंकर प्रसाद के विस्तृत रूप में उनका जीवन परिचय के विषय में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर नोट किया गया है। ठीक है, और ज़्यादा विस्तृत भी नहीं है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद भारती का जन्म 2 जनवरी सन 1936 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय, जो एक पेशे से एडवोकेट और समाज सेवी थे। भारती जी ने मेरठ में बीएससी, मेरठ में ही बीएससी तक शिक्षा क्या किया, ग्रहण किए। ठीक है, आगे देखो, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखो, कह रहे कि छात्र जीवन में उन्होंने समाज सेवी कार्यों में भाग लेना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। देखिए, आरंभ कर दिया। ठीक है, उन्होंने साक्षरता प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिए। ठीक है, और कई वर्षों तक निशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का भी इन्होंने क्या किया, संचालन किया। पाठशाला का भी क्या किया, संचालन किया। अब देखिए नीचे कह रहा है कि पत्रकारिता का प्रशिक्षण इन्होंने दैनिक भारत अर्थात मेरठ जिले के नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर है जो दिल्ली से इन्होंने प्राप्त किया, दैनिक प्रभात का मेरठ से, और नव भारत टाइम्स का दिल्ली से प्राप्त किए। ठीक है, और साथ ही साक्षरता निकेतन, कह रहे कि साथ ही इन्होंने साक्षरता निकेतन लखनऊ
लखनऊ में नव साक्षर साहित्य के लेखन का विशेष प्रशिक्षण लिया। ठीक है, क्या किए ये? नव साक्षर साहित्य के लेखन का इन्होंने क्या लिया? विशेष प्रशिक्षण लिया और उनकी प्रयासों से हिंदी पत्रकारिता और किशोरोपयोगी वैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र को विशेष बल मिला। क्या मिला भैया? विशेष बल मिला। किस पे? तो हिंदी पत्रकारिता और किशोरोपयोगी वैज्ञानिक साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, और इनका निधन जो है 5 फरवरी सन 2005 ईस्वी को हुआ। इतनी बातें अब समझ गए हम लोग इनकी रचनाओं के विषय में। अब इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं उसके विषय में जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो चीज़ भी मैं बता रहा हूं वो आप लोग को समझ में आ रहा है। अब ये बताइए, अब तो दिख रहा है ना? अब किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है भाई, कि नहीं दिख रहा है? देखिए, इनकी जो आगे प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके विषय में आइए जानते हैं। जयप्रकाश भारती जी की बाल साहित्य जो सफल रही। ठीक है, बाल साहित्य के लेखक रहे। उन्होंने नैतिक शिक्षा यानी इन्होंने नैतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों पर क्या किया? लेखन किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इनके प्रमुख बाल साहित्य एवं विज्ञान संबंधी ग्रंथ निम्न प्रकार के हैं जो नीचे आपको दर्शाए गए हैं। पहला आपका है हिमालय की पुरस्कार, दूसरा है अनंत आकाश अथाह सागर जो यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत है। उसके बाद विज्ञान की विभूतियाँ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका देश हमारा देश। ठीक है, उसके बाद ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है चलो चांद पर चलें, जिसके लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब देखिए, इनकी अन्य प्रकाशित पुस्तकें हैं जो यहाँ पर नीचे दर्शाई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वो है सरदार भगत सिंह, उसके बाद हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग से अनंत युग तक, अणु युग तक, उसके बाद उनका बचपन यूं ही बीता, उसके बाद ऐसे थे हमारे बापू, उसके बाद लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का संविधान, दुनिया रंग बिरंगी आदि। ये इनकी क्या रही? प्रमुख रचनाएं रहीं। ये इनकी क्या रही भैया? प्रमुख रचनाएं रही। इतनी बातें सबको क्लियर है? किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? देख लो, साफ दिखाई भी दे रहा है। देखिए, इनकी भाषा शैलियों के विषय में जाने तो हम लोग ऐसे तो संक्षिप्त रूप में पढ़े हैं कि सहज और सुबोध, लेकिन अब थोड़ा विस्तृत रूप से देख लीजिए। कुछ खास विस्तृत नहीं है, फिर भी है। करेगी भारती जी की भाषा, भारती जी की भाषा सरल और क्या है? रोचक है। वे विज्ञान संबंधी विषयों को बच्चों और आम जनता तक पहुंचाने में नाटकीयता और चित्रात्मकता का प्रयोग करते हैं कि जिससे बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जावे। अब आगे देखो, अब आगे कह रहा है कि आवश्यकता पड़ने पर वैज्ञानिक शब्दावली वैज्ञानिक शब्दावली का भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिससे जटिलता नहीं आती है और उनकी शैलियों में विवरणात्मकता और कवित्व का संतुलन होता है। कवित्व का क्या होता है? संतुलन होता है, जिससे लेखक रोचक और सजीव बनते हैं। जिससे लेखक क्या बनते हैं भैया? रोचक और सजीव बनते हैं। अगर परिचय आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा थंबनेल लाइक पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मुस्कुराते रहिएगा। हमारी क्लास में जो व्यक्ति मुस्कुराए ना, मज़ा नहीं आएगा भाई। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहें आप लोग। इमोजी के अनुसार इमोजी ही सेंड कर दिया करिए स्माइल के रूप में। आजकल तो यही है ना, चेहरे पे गुस्सा है फिर भी आदमी स्माइल वाला इमोजी भेजता है।
उदासी है चेहरे पे, फिर भी स्माइल वाला इमोजी, मैं प्रसन्न हूँ भाई, तुम देखो अपना, सांत्वना देता है अपने आप को। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे उनके जो गद्यांश है, उस गद्यांश के विषय में हम लोग जानेंगे। क्या भैया? गद्यांश के विषय में। देखिए बच्चों, ये गद्यांश है, भारती जी का पहला गद्यांश है। आइए इसको पढ़ते हैं और जानते हैं और समझते हैं। कह रहे कि दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना एक क्षण के भागीदार बन रहे थे। एक क्षण के भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कौतूहल के कारण अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। अपने अस्तित्व से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। क्या हो गए थे? बेखबर हो गए थे। बताइए समझ में। यहाँ से इसका रेखांकित है, इसको हमने दिया नहीं। क्या हो गए? बेखबर हो गए। इसी का हम लोग, इस गद्यांश का क्या करना है? संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पहले लिखेंगे पाठ्य पुस्तक को किससे लिया गया है, गद्यांश है कि पद्यांश है? गद्यांश। गद्य खंड में संकलित जो पाठ है उस पाठ का नाम लिखना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से क्या है, लिया गया है। हो गया आपका संदर्भ कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पर कि लेखक का विचार है कि मनुष्य का चांद पर पहुंचना अब तक के मानव इतिहास की सबसे रोमांचकारी घटना सिद्ध हुई है। इतिहास के सबसे रोमांचकारी घटना सिद्ध हुई है और इस अवसर में कोने कोने में रहने वाले स्त्री पुरुष और बच्चे इस महान क्षण से अपने को जुड़ा हुआ अनुभव करते थे या कर रहे थे। इस समाचार को सुनकर हर व्यक्ति उत्सुकता और विषय में इतना खो गया कि उसे अपने अस्तित्व का भी ध्यान नहीं रहा। हाँ, ऐसा होता है कभी कि जो चीज़ आप देखे नहीं हैं, जो चीज़ कभी आप देखे ही नहीं हैं और वो सामने प्रतीत हो जाए, दिख जाए, तो आदमी उसी में खो जाता है। कोई मूवी आप अभी देखे नहीं हो, कोई मूवी ऐसी है, बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उसकी कहानी अच्छी है, आपको मन को भा गई तो उसी में खो जाएंगे आप। तो वैसे ही उस समय के जो लोग थे, जब चांद पर आदमी पहुँचे, ठीक है, तो उस चीज़ को उस टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या एंटीना के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उस चीज़ को सुन करके वह एक नया अनुभव कर रहे थे। ठीक है, अब आज हमारे समय में आधुनिक प्रकार के इन 2-4 सालों में बदलाव हुआ कि अनेक प्रकार के आधुनिक यंत्र आ गए हैं जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। पहले हम लोग भी छोटे थे ना, जब हम लोग छोटे थे भाई, तो एंटीना का व्यवस्था था, वो डीटीएच का व्यवस्था अभी चल रहा था, टिप टाप, ठीक है, तो वो था, रेडियो का व्यवस्था था। अब हमारे से भी जो बड़े हैं भैया हैं, उनके समय भी था रेडियो का व्यवस्था।
तो ये उस समय की बात कवि कर रहा है कि उस चीज़ को देख करके अनुभव कर रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं कि उनके समक्ष ही हो रहा है, उनके सामने हो रहा है। चलो थोड़ा अब इसके आगे एक क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, थोड़ा उसको देख लें और समझ लें कि क्या कहना चाहता है और क्या इसकी तात्पर्य है। देखिए आगे इसी गद्यांश में पूछ रहा है कि रोमांचक रोमांचक घटना के भागीदार कौन बन रहा था भैया। तो वहाँ के जो लोग थे, जो बालक थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, औरत थी, महिला थी, वे सभी उस घटना के भागीदार बन रहे थे और वो टेलीविज़न पर या रेडियो के माध्यम से उसे सुन कर देख करके क्या कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। ठीक है। और यही बात कह रहा है। देखो यहाँ कह रहा है कि संसार के समस्त व्यक्ति अर्थात प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक जो रेडियो तथा टेलीविज़न पर मानव के चांद पर उतरने की खबर सुनकर देख रहे थे। ठीक है। ये सभी इस रोमांचक घटना के क्या है भैया, भागीदार बन रहे थे। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? इसमें किसी को कहीं से कोई दिक्कत है? इसमें किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना भाई? चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा गद्यांश रहेगा। देखो बाबू, देखिए आप लोग, ये रहा गद्यांश और इसकी रेखांकित व्याख्या और जो संदर्भ है वो वही रहेगा। ठीक है। आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं। ठीक है। देखिए कह रहा है पहले कि मानव मन सदा से अज्ञात रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता, वहाँ वह कल्पना के पंखों पर क्या करके उड़कर पहुँचा। अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। अब आगे देखिए, कह रहा है कि अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर सन 1957 ईस्वी को हुआ था। किस चीज का? अंतरिक्ष युग का। ठीक है। अब देखिए आगे कह रहे कि जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा, तब प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का जो गौरव जिसे प्राप्त हुआ वो थी यूरी गागरिन। ठीक है। यूरी गागरिन। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर सन 1957 ईस्वी को हुआ और उसी में प्रथम अंतरिक्ष जब छोड़ा गया तो उस स्पुतनिक को जो छोड़ा गया तो अंतरिक्ष युग प्रथम अंतरिक्ष की यात्री बनने का जो सर्वप्रथम जिनका सौभाग्य रहा वो कौन है? यूरी गागरिन। ठीक है। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह और 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। कितने दिन के बाद? लगभग 11 वर्ष 9 महीना 17 दिन। उतने दिन में क्या हुआ? मनुष्य चांद पर उतर गया। अब इसी की हम लोग व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि मनुष्य का मन जो है आदि काल से नई नई बातों और रहस्यमय तथ्यों का जानने के लिए, यहाँ रहेगा तथ्यों को जानने के लिए उत्साहित रहा है। क्या रहा है भैया? उत्साहित रहा है। जहाँ तक उसकी क्षमता पहुँचती है
वहां तक उसने अपनी कल्पना के सहारे उन बातों को समझने की कोशिश की। फिर कह रहा है कि अज्ञात रहस्यों के बारे में उसने अनेक प्रकार की कल्पनाएं रची, जैसे यद्यपि वे कल्पनाएं आधारहीन और सत्य से दूर थीं। क्या थी? सत्य से दूर थीं। अब देखिए, कह रहे कि फिर भी मनुष्य उन्हें साकार रूप देने का प्रयत्न किया और इसी प्रक्रिया से उसे वास्तविक सत्य तक पहुंचाने की क्या मिली? प्रेरणा मिली। क्या मिली भैया? प्रेरणा मिली। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन बना भैया? थोड़ा बता दो। यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। ठीक है, आप लोग बताइए, अपने मन से लिख लीजिएगा। यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन बना? अंतरिक्ष यात्री कौन बना, यही पूछा है। तो उत्तर में आप दे देंगे क्या? क्या भैया? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। ठीक है, क्लियर? इतनी बातें नोट कर लेंगे आप लोग। ये आप लोग का ये दूसरा गद्यांश है, और एक इस पाठ में और लास्ट एक गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे उस गद्यांश के विषय में। अभी तक हम लोग 2 गद्यांश को पढ़ लिए। ठीक है, हेलो बच्चों, अभिषेक स्टडी जोन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। ये आप लोग का लास्ट गद्यांश है, इसको देख लीजिए। उसके बाद ये अध्याय कंप्लीट रहा, चैप्टर समाप्त रहा। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा। पहले तो ये संदर्भ आपका हो गया। अब ये देखिए, कह रहा है गद्यांश कि हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी। कवियों ने कविता रची, किसी ने उसे रजनीपति माना, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा। ठीक है, किसी ने उसे बिरहणी कहा, किसी ने उसे बिरहणी, और उसे किसी ने तो अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर मूढ़ा और बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। अब आगे देखिए, क्योंकि बालक श्री रामचंद्रमा की खिलौना समझकर, लड़का श्री रामचंद्र चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं कि नहीं, वो मुझे चाहिए, वो खिलौना मुझे चाहिए। अपनी माँ से बार बार कह रहे हैं दोनों लोग। तो माता बच्चे को शांत करने के लिए क्या करती हैं कि पानी गमले में ही पानी रख करके उसकी प्रतिछाया जो चंद्रमा की है उसे दिखा देती हैं। कह रही कि बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था कि चंद्रमा की छवि को पानी में क्या किया जाए? दिखाना हो। अब देखिए, इसकी जब व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल में लिखा भी है। लिखा है कि लेखक कहते हैं कि किसी कवि ने चंद्रमा को रात का स्वामी बताया, तो किसी ने इसे रात्रि की देवी के रूप में प्रस्तुत किया। विरह से पीड़ित प्रेमिका ने इसे चंद्रमा को अपना संदेहवाहक बनाकर प्रिय तक संदेश पहुंचाने की चेष्टा की, तो किंतु वह प्रयास
सफल न हो सका। कभी लोग उसके पीलेपन को देख करके, चंद्रमा के पीलापन को देख करके उसे वृद्ध, रोगी और अधशक्त मान लिए। तो बचपन में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान पुरुष भी चंद्रमा की ओर आकृष्ट होकर के चंद्रमा की ओर आकृष्ट हुए और उसे खिलौने की भांति पाने की जिद करने लगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में माता कौशल्या और माता यशोदा के सामने कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो को शांत करने के लिए, दोनों लोग को हठ के शांत करने के लिए जल में ही उनका प्रतिबिंब चंद्रमा को दिखा देती थी। और एक दिन वास्तव में चंद्रमा तक पहुंचना संभव हो जाएगा, परंतु मानव ने आज विज्ञान की प्रगति से इस असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी क्या कर दिया है, संभव कर दिया है। क्या कर दिए है भैया, संभव कर दिया है। बातें समझ में आ रही है? बोलिएगा, बातें समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है? अगला प्रश्न आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूं। अगला प्रश्न है, ये अच्छे से समझ में आया ना, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला एक प्रश्न है, कुछ इसमें था नहीं ज्यादा कि मैं बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से इसको बताऊं। ठीक है। इसमें एक प्रश्न कर रहा है, प्रश्न है कि राम और कृष्ण चंद्रमा के लिए क्यों हट करते थे। राम राम और कृष्ण चंद्रमा के लिए हट क्यों करते थे, क्यों करते थे, उनके हट को कैसे शांत किया जाता था, उनके हट को कैसे शांत किया जाता था। बताएं। इसका कमेंट में उत्तर दीजिएगा आप लोग। ठीक है। अभिषेक स्टडी जोन पर जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और अच्छा स्कोर करें, ताकि हम लोग का भी नाम थोड़ा ऊंचा हो। ठीक है। और इसी तरह जुड़ते रहें। और मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख ओ हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। जिंदगी यूं ही नहीं मिली है हमको, जिंदगी यूं ही नहीं मिली है हमको, कुछ ऐसा कार्य कर कि वो मंजर भी आएगा। तू मत देख इस दुनिया की इस दास्ता को, तू मत देख इस दुनिया की दास्ता को, तू अंधेरा को छोड़कर उजाला भी लाएगा। तू बात किसी से कैसी भी कर, मगर तू कामयाब होगा। तो एक दिन जो बोलने वाला नहीं होगा, वो भी तुमसे बोलने आएगा। तो इसी पंक्ति के साथ हम सब अभी अपनी क्लासेस को समाप्त करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज़ मैं बताया हूं आपको समझ में आया होगा। मेरे में थोड़ी सी मिस कमी कहें तो ये होगी कि मैं थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा लिखा होगा, कहीं पे कभी कभी धुंधलापन आया होगा। ये मैं बात को मानता हूँ। उस चीज़ को बहुत जल्दी ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। थोड़ा लाइट का हम लोग की तरफ से प्रॉब्लम है,
तो वो भी एक आध दिन में सही हो जाएगी। और यही बोर्ड आपका क्लीन नजर आएगा। कहेंगे कि अरे पाठक सर आपने क्या ऐसा लगा दिया है कि ये इतना अच्छा दिख रहा है। तो आप लोग नियमतः क्लास करते रहें भाई। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लगे पड़े हैं मेहनत करने में, तो ऐसे ही लगिए, ऐसे ही एकदम जुम में रहिए, उखाड़ फेंकिए उस मंजर को जो कहता है कि ये नहीं होगा तुमसे, ये नहीं होगा। अरे सब होगा, होगा काहे नहीं, होने के तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, उसके बाद से जब अच्छा स्कोर हो जाएगा तो वो जिसकी याद में आप डूबे रहते हो वो भी कहेंगे अरे मेरे वाला अच्छा है। ऐसे मैं ऐसे कह दिया। तो आप लोग नियमित क्लास करेंगे। उसके अभिषेक स्टडी जोन पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एस कुमार पाठक आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, वैसे ही जुम के साथ, वैसे ही दम के साथ, वैसे ही दमखम के साथ। ठीक है, तो आप लोग पुनः अपने कार्यों में लग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।